हाय जय हिंद साथियों, स्वागत है कुमार पॉलिटी रिवीजन सीरीज के आज की इस मौखिक क्लास में। आज की इस मौखिक क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 2 आर्टिकल 5 to 11 में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप। भारत में नागरिकता के लेकर के क्या प्रावधान थे, अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 तथा पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो है अभी तक समझ लिया है। आज का ये जो सेशन रहेगा, आज के इस सेशन में हम मुख्यतः यही समझेंगे कि मौखिक रूप से किस तरीके से जो हम लोग रिवीजन करेंगे पूरा ओरल होगा, और इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में हम पूरा क्लियर करने चाहेंगे। अगर आप इसको बार बार 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने पहली क्लासेस नहीं लेते हैं, अगर ये आज का वन शॉट का लेक्चर आप अटेंड करते हैं और मौखिक रूप से आप कहीं भी बैठे हैं, खाना पका रहे हैं, घूम रहे हैं, बस में यात्रा कर सकते हैं, 1-2 बार सुन लीजिएगा, आपका इंडियन सिटीजनशिप का जो चैप्टर है, इससे आने वाले क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं आएगा और आप इसको विद इन किसी भी वनडे एग्जाम में या फिर किसी यूपीपीसीएस या फिर अदर यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डेफिनेटली हो जाएंगे। चलिए ठीक, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और किसी भी देश में हम लोग इंडिया में रहते हैं तो नागरिकता किसकी, कहाँ की बात करेंगे, इंडिया की। यानी कि भारत में 2 तरीके के नागरिक रहते हैं, एक वो जहाँ के हम स्वयं निवासी यानी कि भारतीय नागरिक, दूसरे कैसे नागरिक होते हैं, विदेशी नागरिक, जो कहीं बाहर से आ जाते हैं। विदेशी नागरिक आपको बता दूं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होते हैं मित्रोत विदेशी और दूसरे क्या होते हैं, शत्रुत विदेशी। मित्रोत विदेशी वे हैं जिसका भारत के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, वहां से आए हुए लोग क्या कहलाएंगे, मित्रोत विदेशी। परंतु अगर किसी अन्य देश के साथ भारत का वहां पे युद्ध चल रहा है, तो अगर उस युद्ध वाली कंट्री का व्यक्ति हमारे देश में उस टाइम रह रहा है जिस टाइम उसके साथ वार चल रहा है, तो फिर वो कैसा कहलाएगा, शत्रुत विदेशी। अब आप लोगों को इतना बता दिया, और ये भी ये बात आपको जानना होगा कि मित्रोत विदेशी को आप बिना किसी सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकते, परंतु किसी शत्रुत विदेशी को आप बिना किसी सबूत के पुलिस उठा सकती है और उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। आज के समय में भारत का कोई भी शत्रुत देश नहीं है, यानी कि भारत का कोई भी शत्रु देश नहीं है। चलिए ठीक, अब जिस तरीके से भारत में लोग रहते हैं, यानी कि भारत के नागरिक हैं, तो आप लोगों को भारत में नागरिकता के आधार पर कुछ अधिकार प्राप्त हैं तथा कुछ विदेशियों को भी प्राप्त अधिकार हैं। आज के इस क्लास में जो मौखिक रूप से हम पूरा जानेंगे कि कौन से अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं और कौन से विदेशियों को प्राप्त हैं, और वे दोनों ऐसे कौन से नियम, कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों और भारतीयों को दोनों प्राप्त हैं। चलिए ठीक, जैसा कि भारतीयों को प्राप्त अधिकार के बारे में मैं पहला बताना चाहूंगा। भारतीयों को शिक्षा का अधिकार है। किसका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। बोलने का अधिकार है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार है। वोटिंग करने का अधिकार है। लोग रोजगार में समानता का अवसर प्राप्त है, और भारत में जज, राष्ट्रपति, डीएम, एसपी कुछ भी बन सकते हैं, और भारत में जो है आप लोग वोट करके जो है चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये तो हो गए किसके अधिकार, किसके, भारतीय नागरिकों के। और विदेशी नागरिकों के क्या अधिकार हुए, विदेशी नागरिकों के अधिकार के रूप में बता दूंगा कि विदेशियों को भारत में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, और उनको स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब भारत में आकर के कहीं भी घूम सकते हैं, और कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, तथा प्रारंभिक शिक्षा का भी उनको अधिकार प्राप्त है। इस तरीके से ये अधिकार किसको प्राप्त है, विदेशियों, यानी कि दोनों लोगों को कॉमन प्राप्त है। अब बात करते हैं कि भारत में जब संविधान लागू हो रहा था, भारत में कब संविधान लागू था, 26 जनवरी 1950 वाले दिन। अब किस तरीके के लोग भारत में नागरिक बनेंगे, इसके बारे में समझेंगे। और नागरिकता का जो है प्रावधान जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक का रोल अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। यानी कि अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि जन्म से भारत में जो लोग जन्म से पैदा हुए, भारत की मान लीजिए जो जन्म से भारत की भूमि पर पैदा हुए, आर्टिकल 5 में लिखा है यही बात कि वो भारत के क्या कहलाएंगे, नागरिक, परंतु उनके मम्मी पापा में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और आर्टिकल 5 ये भी बताता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी कि भारत में जिस दिन संविधान लागू हो रहा है, अगर उस संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से ही कोई व्यक्ति अगर भारत की सरजमी पे रह रहा है तो कहलाएगा भारत का नागरिक। दूसरा, आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 6 में लिखा है, इंडिया टू पीओके, पीओके टू इंडिया। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी कि जब भारत का संविधान लागू होने वाला है, उससे पहले यदि भारत में आ जाता है पाकिस्तान से, तो हम उसे भारत में नागरिकता दे देंगे। संविधान लागू होने वाला था तो उसके पहले सरकार ने ये डेडलाइन, एक तारीख घोषणा की थी, 19 जुलाई 1948 से पहले। किससे पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई पाकिस्तान से भारत आना चाहे
तो आपको बिना किसी पाकिस्तान सरकार की एग्रीमेंट से आपको भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। ये पाकिस्तानियों के लिए थी। परंतु अगर 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई पाकिस्तान से भारत में आता है तो उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से एक साइन करवा के लाना पड़ेगा, अर्थात पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि वो भारत की नागरिकता चाहता है और भारत देश में सेटलमेंट होना चाहता है। तो ये तो हो गया आर्टिकल 6 की बात हमने समझ ली। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भूल से, कैसे भूल से या फिर धोखे से वहां चला गया है पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति इंडिया में आ गया है, यानी कि अगर कोई भूल चूक से भी अगर पाकिस्तान से इंडिया आ गया है और इंडिया से पाकिस्तान चला गया है, अगर ऐसे कोई व्यक्ति भारत में संविधान लागू होने से पहले अगर आ जाते हैं तो भारत उनको नागरिकता दे देगी। ये क्या कहता है? आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 यानी कि अनुच्छेद 8 में ये बताया गया है कि अगर कोई भारत का नागरिक कहीं दूर दराज रह रहा है, कहां रह रहा है? कहीं दूर दराज रह रहा है, मतलब अब उस टाइम पे भारत के नागरिक कहीं अदर फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गए, किसी विदेश कंट्री में शिफ्ट हो गए, किसी काम करने के साथ पूरी फैमिली के साथ, मान लीजिए कनाडा चला गया और वहां जो है रहने लगा, वहां बच्चे पैदा किए, पूरा परिवार हुआ, और जब उसको पता चला कनाडा में कि भारत अब हमारा आजाद हो चुका है और कनाडा की जमीन पर जो है अब वैसा हमें मजा नहीं आ रहा है या फिर वैसा अनुभूति नहीं हो रही, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, अब उस व्यक्ति का देश प्रेम जो कनाडा में रह रहा है उसका जाग गया देश प्रेम, और वो चाहता है फिर से आप इंडिया में यानी कि अपनी ही सरजमीन पर वो शिफ्ट हो जाए। तो अगर 26 जनवरी 1950 से पहले यानी कि संविधान लागू से होने से पहले ऐसे अगर कोई व्यक्ति जिनको सरकार ने यानी मान लीजिए काम करने की दृष्टि से अगर किसी कहीं बाहर दूर दराज रखा था, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत थी, अगर उस तरीके से भी रखा है, अर्थात इस तरीके से जो बाहर रह रहे हैं भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको इंडिया से लगाव है या फिर पहले कोई भारत या उनकी फैमिली से कोई भारत में है, अगर वो सभी लोग संविधान लागू होने से पहले यानी कि उस दिन तक ही आप इंडिया में आ जाते हैं तो भारत सरकार आपको नागरिकता दे देगी और आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब बात आती है ये सब सारे नियम कब लागू होते? जब भारत में संविधान लागू हो रहा था, परंतु अब ये नियम लागू नहीं होते। इसकी अपेक्षा आर्टिकल 9 और 10 हम लोगों अब लग समझ लिए ना। अब आर्टिकल बताते हैं आर्टिकल 9 क्या कहता है। आर्टिकल 9 ये कहता है, आर्टिकल 9 में यदि बताया गया है कि जो आर्टिकल 9 है यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 9 ये कहता है कि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं, क्या लेते हैं? अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत सरकार आपकी नागरिकता का परित्याग कर देगी। ये तो हो गया आर्टिकल 9 कहता है, यानी कि आर्टिकल 5 to 8 नागरिकता प्राप्ति की बात करते हैं, और आर्टिकल 9 और 10 यानी कि अनुच्छेद 9 और 10 नागरिकता को छोड़ने की बात करता है। और आर्टिकल 11 में भी समझेंगे तो आर्टिकल 9 में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 यानी कि अनुच्छेद 10 में यह स्पष्ट है, यदि आप भारत की सरकार का कहना नहीं मानते हैं, संसद का कहना नहीं मानते हैं, भारत के संविधान के अनुसार उसका आदर नहीं करते हैं, कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटी करते हैं जो भारत के संविधान के अनुरोध के विरुद्ध है, तो भारत सरकार आपकी जो है नागरिकता समाप्त कर सकती है। अब आर्टिकल 11 हम लोगों ने समझ लिया कि यहां तक जो है नागरिकता प्राप्ति की जो बात करते थे ये सब संविधान लागू होने के बाद की बात थी। अब आर्टिकल 11 क्या कहता है? यानी कि नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति, यानी कि भारत में जब भी लोगों को नागरिकता की जरूरत होगी तो भारत सरकार इस पे नागरिकता संशोधन कर सकती है और बता सकती है कौन कौन से भारत के लोग नागरिक हैं, या फिर किन लोगों को नागरिकता प्रदान करती है, या फिर किस तरीके नागरिकता इसकी टर्मिनेट की जा सकती है। इस तरीके से संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता पर कानून बना सकती है। और यहां पर एक मुख्यतः बात यह है कि भारत में जो है राज्यों की नागरिकता नहीं मिलती, भारत में राज्यों की नागरिकता नहीं मिलती, यहां पर सिर्फ एक ही नागरिकता मिलती है, वो फिर इंडियन सिटीजन से, यानी कि भारतीय नागरिकता। यदि आप लोगों में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या फिर देख पा रहे हैं, आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग कहाँ के निवासी हैं, आप लोग कहाँ के हैं, तो आप लोग कहेंगे हम इंडियन हैं, यानी कहाँ के हैं? भारतीय। ये कोई नहीं कहेगा कि हम जो है उत्तर प्रदेश के हैं, हम जो है बिहार से हैं, कोई कहेगा हम उत्तराखंड से। आप वहां के निवासी हो सकते हैं, रह सकते हैं उत्तराखंड में, बट आप नागरिक कहाँ के हैं? भारत के नागरिक हैं। भारत की नागरिकता सिर्फ देश की नागरिकता मिलती है, भारत में राज्य की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। परंतु कहीं कहीं अन्य कंट्री में मैं आपको बता दूंगा कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।
दोहरी नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर कहीं किसी किसी देश में ये भी देखने को मिलता है कि भारत उसके अनुसार उसके देश की भी नागरिकता है और जहां पे वो स्टेट में रह रहा है वहां की भी नागरिकता जो प्राप्त कर रही है। ऐसी विधि क्या कहलाती है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान। परंतु भारत में सिर्फ देश की नागरिकता मिलती है, यहाँ किसी राज्य की नागरिकता नहीं मिलती। यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 को शक्ति मिली है कि वह नागरिकता पर कानून बना सकता है और संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है और उसके अनुसार जिस प्रकार से कानून बनेगा आगे की गाइडलाइन के अनुसार नागरिकता प्राप्त हुई। तो पहला कानून बना 1955 में। कब बना? 1955 में। 1955 में बताया गया कि अब किस तरीके से लोग भारत में नागरिक बनाएंगे। 1955 के संविधान संशोधन में, जब 1955 जो संविधान संशोधन आया नागरिकता से रिलेटेड, उसमें बताया गया कि 5 तरीके के लोग भारत में नागरिक बनेंगे। पहला क्या है? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। दूसरा क्या? वंश के आधार पर। तीसरा क्या है? पंजीकरण के द्वारा। तीसरा क्या है? पंजीकरण के द्वारा। चौथा क्या है? जो है प्राकृतिक द्वारा, नेचुरलाइजेशन, एक प्राकृतिक तरीके से। और पांचवा क्या है कि भारत जो है किसी अन्य भूभाग क्षेत्र को, यानी कि किसी अन्य कंट्री का या फिर अन्य किसी देश का अगर भूभाग का क्षेत्र है, अगर वो भारत में मिल जाता है तो भारत के क्या कहलाएंगे? नागरिक। अब पढ़ेंगे कि जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता, मैंने बता दिया कि 1955 के बाद जब जन्म के आधार पर नागरिकता की बात आई, तो जैसे जन्म के आधार पर, जैसे भारत में आप पैदा हो गए, जन्म के आधार पर नागरिकता, ये यहाँ पर बताया गया कि यदि आप सिर्फ भारत में पैदा हो गए, आपके माता पिता कहीं रह गए, इस चीज से कहीं पर कोई मतलब नहीं है। यदि आप भारत की सरजमी पर यानी कि भूभाग पर पैदा हो गए तो आप क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। परंतु इस तरीके से जब देखा गया, सरकार ने लगभग 27 साल के बाद, कितने साल के बाद? 27 साल के बाद, 27 साल के बाद संविधान संशोधन आया 1987 का। कौन सा है? 1987 का। 1987 के संविधान संशोधन में सरकार को यह होश आया कि यहाँ पर कोई भी बाहर से आकर के सिर्फ बच्चा पैदा कर दे रहा है, वो क्या कह रहा है? उसको भारत की नागरिकता देनी पड़ रही है। ना उसको यहाँ का रहने वाला है, ना कुछ, कोई भी लीगल तरीके से घुसा रहा है, तो उसको भारत की नागरिकता देनी पड़ रही है। तब सरकार जो है 1987 में जो है कानून लाई। उसके बाद क्या बताया कि जब भारत सरकार में आपके जन्म होने के ही आधार पर आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। 87 यानी कि 1987 संविधान संशोधन अधिनियम में बताया गया कि जब आप भारत में पैदा होने पर ही नागरिकता नहीं मिलेगी, आपके मम्मी और पापा दोनों में से किसी एक का नागरिक होना वहां पर जरूरी है। यानी कि संविधान लागू होने के बाद, यानी कि 27 साल के अंदर आप कहीं बाहर से भी आकर के मम्मी पापा कनाडा के हैं, पाकिस्तान के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, युगांडा के हैं, श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के हैं, अफगानिस्तान के हैं, या फिर अमेरिका के हैं, या फिर ब्राजील के हैं, लंदन, कहीं से भी आ गए, ना महिला का पता है ना उसके पापा का पता है, सिर्फ आकर के यहाँ पर संबंध बना करके डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसे भारत की जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता देनी पड़ती है, क्योंकि भारत में भूभाग के आधार पर नागरिकता का प्रावधान चलता था। तो लगभग 27 साल के बाद सरकार को यह होश आया और सरकार ने संविधान संशोधन 1987 में किया। और 1987 के संविधान संशोधन में सरकार ने बताया कि अब जो भारत में बच्चा पैदा होगा उसमें से पेरेंट्स का, यानी कि मम्मी और पापा दोनों में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। ठीक है, अब इस तरीके से ये तो कहानी होगी जन्म के आधार पर। इसके बाद 17 साल के बाद सरकार फिर संविधान संशोधन लेकर आती है 2004। कौन सा संविधान संशोधन लेकर आती है? 2004। और 2004 के संविधान संशोधन में सरकार ये बताती है कि सिर्फ दोनों मम्मी पापा में से दोनों में से जो है एक का भारतीय नागरिक होना ही जरूरी नहीं है, और दोनों मम्मी और पापा लीगल भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लीगल। मान लीजिए कोई भी चोरी चुपके से भारत में आ रहा और सिर्फ जनसंख्या पैदा कर रहा, यहाँ से संबंध न रहे और उसके बाद कट ले रहा, तो सरकार ने वहां पर यह बता दिया कि मम्मी पापा दोनों वैध होने चाहिए और वो लीगल होने चाहिए, कहीं चोरी चुपके से ना आए हो। इस तरीके से भारत में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये कैसी, मैंने आपको बताया, जन्म के आधार पर नागरिकता। किस आधार पर? जन्म के आधार पर नागरिकता। अब आते हैं वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता का यह प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए पिताजी आपके इंडियन है और दोनों लोग जाकर के वहां शादी कर लिए और आपका वहां पर जन्म हो गया। उस कंडीशन में अगर आपके पापा भारतीय रहे होंगे तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी वंश के आधार पर, अन्यथा आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। परंतु जब इस तरीके से मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर आपको जो है पिताजी को कुछ हो जा रहा है और आपकी मम्मी आपको लेकर के उनका पहले भारत से संपर्क रहा है,
पिताजी का संबंध रहा है पर अब वो नहीं रहे इस दुनिया में किसी कारणवश, तो जब उस महिला को कभी कभी ऐसे केस आए तो उस महिला को हुए बच्चे के साथ जब वो महिला यानी कि आपकी माता कभी इंडिया में आती है और सरकार से गुहार लगाती है, तब संविधान संशोधन अधिनियम आया 1992। कैसा संविधान संशोधन आया? 1992। 1992 संविधान संशोधन के आधार पर बताया कि वंश के आधार पर नागरिकता यानी कि वंश सिर्फ पिता के ही आधार पर नहीं चलता, अपितु माता के नाम पर भी वंश चलता है। यानी कि उस टाइम पर मम्मी और पापा में से दोनों में से किसी एक का जो है आपकी भारतीय नागरिक भी होंगे तो चल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आपके पापा ही भारतीय नागरिक होंगे तभी मिलेगा, यानी कि माता के आधार पर भी वंश की नागरिकता मिलती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर आप समझते हैं पंजीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा ये नागरिकता होती है यदि आप बाहर से कहीं आए, कहां से आए? बाहर से आए और भारत में किसी लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। भारत में आप शादी कर लेते हैं और आपको भारत देश अच्छा लगने लगता है, सब कुछ करते हैं, तो आपको भारत की सरकार भारत की नागरिकता दे सकती है, क्योंकि आपसे हुए बच्चे को सरकार समझती है कि मम्मी पापा दोनों का जो है यहाँ पर रहना जरूरी है। इस केस में भारत सरकार आपको जल्दी से जल्दी नागरिकता दे सकती है। और दूसरी कंडीशन ये दी आप है कि साल पहले से आपका भारत में रहना अनिवार्य है, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा यानी कि पंजीकरण के द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसके द्वारा? नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक आधार पर भारत की नागरिकता। प्राकृतिक आधार पर भारत की नागरिकता क्या समझते हैं? का यहाँ पर मेन आशय यह है कि यदि आप क्या है, कहीं बाहर तैयार हैं और भारत को आपको बहुत ज्यादा प्रेम हो गया, क्या हो गया? बहुत से भारत से ज्यादा प्रेम हो गया है, तो प्राकृतिक आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए सरकार ने आपको कुछ कंडीशन दे रखी है कि यानी कि भारत संविधान में 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। तो उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। क्या है? यदि आप प्राकृतिक आधार पर यानी कि नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारत में नागरिकता चाहते हैं तो आपको भारतीय संविधान के 8वीं सूची में दी गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। उसके बाद भारत के संविधान में आपका विश्वास हो, भारत के संविधान में आपका विश्वास हो, भारत के राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान में आपका अच्छा विश्वास हो और उसकी इज्जत करते हो, उसका सम्मान करते हो और भारत के संविधान के प्रति आपका ज्यादा लगाव हो, भारत की संस्कृति तथा यहाँ की कला और यहाँ की आसपास की विरासत में आपका जो है अच्छा खासा लगाव हो। दूसरी पश्चात आप किसी अन्य देश की नागरिकता का परित्याग करते हो तो इस आधार पर भारत सरकार आपको नागरिकता प्रदान कर सकती है। हम लोगों ने क्या जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर और प्राकृतिक आधार पर नागरिकता की बात कर चुके हैं। अब जो बात करने वाले हैं, अब ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत जो है 5वां तरीका, जो किसी अन्य भूभाग के क्षेत्र को, मान लीजिए भारत सरकार किसी भी अन्य देश के भूभाग के क्षेत्र को यदि अपने में शामिल कर लेती है तो उस भूभाग में रहने वाले नागरिक क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। जिस दिन से वो भारत में शामिल होगा उसी दिन से वहां के रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब लोगों ने हम तक समझ लिया कि ये सारी चीजें किस तरीके से नागरिकता प्राप्ति की बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं नागरिकता समाप्ति की। अब किसकी बात करते हैं? नागरिकता समाप्ति की, यानी कि 1955 के बाद 1955 के बाद जो अभी तक ये कहानी चली आती 5 तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्ति की, ये सब कैसी थी? ये सब थी जो है संविधान में 1955 के बाद वाली कहानी। उसके पहले जो आर्टिकल की कहानी हम लोगों ने पढ़ा वो थी 1955 के पहले की कहानी। अब बात करते हैं कि नागरिकता जो है वंचित के द्वारा नागरिकता समाप्ति की। नागरिकता समाप्ति की मुख्यतः भारत में नागरिकता 3 तरीके से लोगों की नागरिकता समाप्ति की जा सकती है। पहला क्या है? जो है परित्याग के द्वारा, दूसरा क्या? वंचित, और तीसरा क्या है? जो है बर्खास्तगी के द्वारा। परित्याग के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं परित्याग, यानी कि यदि आप भारत देश की नागरिकता को स्वतः छोड़ देते हैं तो यह कहलाएगा परित्याग। स्वयं के द्वारा छोड़ी गई किसी देश की नागरिकता क्या कहलाती है? परित्याग करना। और आप इस तरीके से भारत की नागरिकता या फिर अन्य किसी भी देश की नागरिकता को आप टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि स्वतः छोड़ सकते हैं, लिव ऑन कर सकते हैं। दूसरे तरीके से यानी कि वंचित, 3 तरीके बताए, परित्याग, वंचित और बर्खास्तगी। दूसरी बात करने जाने वंचित। वंचित क्या है? यदि आप भारत सरकार में धोखे से नागरिकता प्राप्त कर लिया है, गलत साक्ष्य देकर, भारत सरकार गुमराह करके गलत साक्ष्य दिखाकर धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करते हैं, यदि आप इस तरीके के काम में लिप्त पाए जाते हैं, भारत सरकार की नागरिकता टर्मिनेट कर सकती है। दूसरा क्या है? यदि आप संसद का कहना नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं? संसद का कहना नहीं मानते हैं तो आपकी नागरिकता जो है टर्मिनेट कर सकती है। और अगर आप दुश्मन देश के साथ
यानी मान लीजिए इस टाइम पर भारत का किसी दूसरे देश के साथ जो युद्ध चल रहा है और आप युद्ध वाले कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी जो है नागरिकता सरकार वंचित कर सकती है, आपको भगा सकती है और नागरिकता आपकी छीन सकती है। और तीसरा क्या है, और तीसरा वंचित करने का कारण मुख्य रीजन ये रहेगा कि यदि आप मान लीजिए प्राकृतिक आधार पर यानी कि नेचुरलाइजेशन के आधार पर यदि भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं और आपको नागरिकता प्राप्त होने के दिन से, मान लीजिए आज से आपको नागरिकता प्राप्त हुई, प्राकृतिक आधार पर आपने नागरिकता प्राप्त की, तो आज से यदि 2 साल के भीतर, आज से अगर 2 साल के भीतर आपको किसी भी अन्य देश में जो है जेल हो जाती है, क्या हो जाती है, जेल हो जाती है, तो भारत सरकार इस केस में आपकी नागरिकता रद्द कर सकती है। अब बात करते हैं बर्खास्तगी के द्वारा। किसके द्वारा? बर्खास्तगी के द्वारा। बर्खास्तगी के द्वारा मुख्यतः यह है कि यदि आप कभी किसी संसद का कहना नहीं मानते और भारत के संविधान का विश्वास नहीं करते हैं, तो इस तरीके से नागरिकता आपकी बर्खास्त हो जा सकती है और आपको नागरिकता से टर्मिनेट किया जा सकता है। संविधान संशोधन में यह बताया गया है कि यदि कोई भी शरणार्थी या फिर जो अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से यदि जो भी शरणार्थी हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले 2019 संविधान संशोधन यानी कि जो 2019 में CAA आया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें यह बताया गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनसे आए हुए लोग यदि 31 दिसंबर 2014 से पहले यहां पर आए हैं तो भारत सरकार उनको नागरिकता दे देगी। परंतु यह नागरिकता सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए? जो अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक लोगों में इसमें नागरिकता नहीं मिलेगी। अल्पसंख्यक में कौन कौन से आते हैं? हिंदू आते थे, जैन आते थे, पारसी आते थे, सिख आते थे, बौद्ध आते थे। इतने लोग किसमें आते थे? अल्पसंख्यक में। परंतु अल्पसंख्यकों को यदि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए तो संविधान संशोधन 2019 के हिसाब से यानी कि इसके अनुसार उनको नागरिकता मिल जाएगी। पर बहुसंख्यक के रूप में आए हुए मुस्लिम समाज को इसमें नागरिकता को कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसी को लेकर के 2019 में जो है थोड़ा बहुत सरकार विरोध बताई थी कि लोगों को नागरिकता टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब तक किसी फैक्ट को आप लोग अच्छे तरीके से समझ ना लें तब तक कहीं सुनी मीडिया की बातों पर आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा। आज के इस वन शॉट के लेक्चर में आधे घंटे का एक लेक्चर हुआ होगा और आधे घंटे के इस लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 2 जो काफी ज्यादा लॉन्ग टॉपिक माना जाता है और इस लॉन्ग टॉपिक में ये पूरा टॉपिक जो है काफी डीपली माना जाता है और कठिन भी माना जाता है और इस पूरे टॉपिक को हम लोगों ने आधे घंटे में मौखिक रिवीजन के द्वारा कवर किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरीके से रिवीजन सीरीज की आने वाली क्लासेस आपको डेली मिलती रहे।